बच्चे हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप पढ़ने के होते हैं बच्चे। सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चे तो गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस आर नॉट इन्वॉल्व। बच्चे एक पेरेंट ही इन्वॉल्व कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक पेरेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। आइदर गैमेट में भी फॉर्म्ड और मे नॉट बी फॉर्म्ड। तो गैमेट बन ही नहीं रहा है बच्चे, तो गैमेटिक फ्यूजन की बात कर सकते हैं क्या? और गैमेट बन भी रहा है तो एक गैमेट बन रहा है, एक गैमेट बन रहा है तो गैमेटिक फ्यूजन की बात नहीं कर सकते बच्चे। तो गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। और अगर गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन की बात कर सकते हैं? सर फर्टिलाइजेशन करने का मतलब क्या? बच्चे यहां पे आप देख पाएंगे एक फीमेल का गैमेट दिख रहा है, एग सेल दिख रहा है ना, एग सेल दिख रहा है। और यहां पे बात कर लीजिएगा बच्चे, यहां पे स्पर्म सेल दिख रहा है। इन दोनों का मिक्सिंग क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा बच्चे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की बात यहां पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सर दो तरह के गैमेट ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन की बात कहां से करेंगे? और बोलते बच्चे मियोसिस भी इन्वॉल्व नहीं होता है। करने का मतलब 2n से 2n का फॉर्मेशन, ये बोल लीजिएगा 2n से 2n का फॉर्मेशन है ना, इसको क्या बोल लीजिएगा बच्चे? माइटोसिस। और अगर बात करते हैं 2n से n का फॉर्मेशन तो इसको क्या बोल लीजिएगा? मियोसिस। इसको बोल दीजिएगा मियोसिस। तो ये कैसा है बच्चे? ये दोनों कैसा है? हैप्लॉइड है। यहां पे क्या होगा? यहां पे हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मेनली हम क्या बोलेंगे कि मियोसिस नहीं हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, मेल और फीमेल की बात कीजिएगा है ना, फादर और मदर की बात कीजिएगा तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। और दो पेरेंट इन्वॉल्व करके क्या कर रहे हैं? दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये पेरेंट कैसे हैं बच्चे? सॉरी, ये पेरेंट कैसे बच्चे? ये आपको डिप्लॉयड है, ये भी आपको डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा बच्चे? आप बोल लीजिएगा यहां पे कि मियोसिस प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मियोसिस प्रोसेस हो रहा है। तो पहली बात आई कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मियोसिस हुआ, और ये दो हैप्लॉयड गैमेट का फ्यूजन, ये क्या कहला जाएगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन। क्या कहला जाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो दो पेरेंट का इन्वॉल्व हुआ, दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ। इसका नाम क्या दे देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है ना बच्चे, तो बोलिएगा थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन करने का मतलब क्या? आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं लेकिन क्या एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट दिखते क्या? जी नहीं, थोड़ी सी डिफरेंसेस, थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखती है। तो कहने का मतलब जो डिफरेंसेस दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन। और जो सिमिलरिटी दिख रही है ना, इसको आप क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूं बच्चे। तो सबसे पहला हमारे पास है असेक्सुअल स्पोर। असेक्सुअल स्पोर करने का मतलब बच्चे एक ऐसा माइन्यूट स्ट्रक्चर जो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है लेकिन इसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी है। जैसे अगर मैं बात कर लूं गैमेट की, तो गैमेट तो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे के पूरे बॉडी को बनाने की कैपेबिलिटी है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिक्स किया, जाइगोट बना और जाइगोट से पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। स्पोर और गैमेट में डिफरेंस क्या होता है? अगर स्पोर की बात करते हैं तो स्पोर की बात में असेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है, माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। और गैमेट की बात कीजिएगा तो बोल लीजिएगा सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। तो असेक्सुअल स्पोर जैसे ही मन में आए बच्चे तो आप क्या बोल लीजिएगा? यहां पे माइटोसिस हुआ है। क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है। करने का मतलब 2n से कैसा है? 2n का फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, ये होता किसमें है बच्चे? तो ये होगा अलगी में। अ माइन्यूट स्ट्रक्चर which is produced through mitosis and having capability of forming entire organism is called as what? A spore, a sexual spore.
अगले पे आ जाते हैं बच्चे, बडिंग की बात करते हैं। बडिंग करने का मतलब क्या होता है, बॉडी के एक पर्टिकुलर साइट पे सेल लगातार डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं और डिवाइड करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, छोटा सा ग्रोथ कर लेता है, इसको नाम देते हैं प्रोट्रूडेशन। ये जो प्रोट्रूडेशन हुआ बच्चे, अब ये मान लीजिए टूट जाएगा, सॉइल के कांटेक्ट में चला आया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में चला आया, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बडिंग। आगे की ओर चलते हैं, अगला है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। सो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे फ्रैगमेंटेशन की। तो एक टर्म आता है बच्चे, एक टर्म आता है हमारे पास फ्यूजन। फ्यूजन और दूसरा टर्म है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। तो फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? अगर फ्यूजन की बात कर लेते बच्चे, तो फ्यूजन टर्म कहां पे यूज होगा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटता है, आप पढ़े होंगे बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन कहने का मतलब जुड़ना और फ्यूजन कहने का मतलब टूट जाना। तो फ्यूजन टर्म यूज होगा ना किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब यहां पे भी फ्रैगमेंटेशन में भी बॉडी टूट ही रहा है, दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में, लेकिन किस में हो रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो फ्यूजन कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करेंगे और फ्रैगमेंटेशन कहने का मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करेंगे। अगला टर्म आता है बच्चे हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन करने का मतलब क्या होता है, अगर बॉडी के लॉस्ट पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या बॉडी के लॉस्ट पार्ट से इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉडी के लॉस्ट पार्ट से इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन की बात करते हैं बच्चे। मान लीजिए हमारे पास ये लीफ सेल दिख रहा है ना, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे एक लीफ सेल दिख रहा है। लीफ के एक छोटे से सेक्शन को हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे, लीफ के इस वाले सेक्शन को निकाल लिए और निकाल के यहाँ पे कल्चर मीडियम पे डाल देते हैं बच्चे, और कल्चर मीडियम पे डालते हैं तो इस तरह से प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैलस। इसको नाम दे दीजिएगा कैलस। और ये कैलस पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर लेगा। तो बॉडी के लॉस्ट पार्ट से इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, क्या कहा जाएगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन का और अच्छा एग्जांपल सुनिएगा बच्चे, जैसे मैं बात करता हूं लिजार्ड की। लिजार्ड जब डेंजर कंडीशन में होता है, जब उसको मारने जाते हैं आप, या तो चप्पल फेंक के मार रहे हैं या डंडे से मार रहे हैं, तो जैसे ही मारने के लिए जाते हैं तो ये इमोशनल अत्याचार हम पे करता है। किस तरह का इमोशनल अत्याचार, जैसे मारने के लिए उस पे जाते हैं बच्चे तो इसकी पूंछ कट जाती है, बिना चोट लगे हुए भी इसकी पूंछ कट जाती है। लाइसोजाइमल एंजाइम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट करके इसको, इसके पूंछ रीजन को, टेल रीजन को डिस्कार्ड कर देता है। आपको तो लगा मेरे चोट की वजह से वो मर गया, उसका पूंछ कट गया, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद वो आपके पास से नए पूंछ को निकालते हुए निकलती है। भाई देखो अभी भी हम जिंदा हैं, हम तुम्हें बेवकूफ बना गए, है ना। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल किसका था, रीजनरेशन का। बॉडी के लॉस्ट पार्ट का फिर से गेन हो गया, रीजनरेशन। बॉडी के लॉस्ट पार्ट से इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, क्या कह देंगे, रीजनरेशन। तो 5 टर्म में बताया बच्चे। सबसे पहला टर्म था हमारे पास असेक्सुअल स्पोर। अगर माइटोसिस के थ्रू, मियोसिस नहीं, माइटोसिस 2n से 2n इक्विसनल डिवीजन के थ्रू एक माइन्यूट स्पोर बन रहा है, एंड दैट माइन्यूट स्पोर हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म एंटायर बॉडी, एंटायर ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल स्पोर बोल दिए। बॉडी के सर्टेन पार्ट में थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है और ये ग्रोथ टूटता है और सॉइल की कांटेक्ट में आता है, नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। ईस्ट की बात कर सकते हैं, हाइड्रा की बात कर सकते हैं, इसमें दोनों के दोनों में बडिंग देखने को मिलेगा। अगला टर्म है हमारे पास फ्यूजन। अगर फ्यूजन की बात करेंगे बच्चे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 पार्ट में या 2 से अधिक पार्ट में टूटता है। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में 2 से अधिक पार्ट में टूटता है, मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म करता है। और अगर हम बात कर ले किसकी, अमीबा की, फेवरेबल कंडीशन में बात कर ले तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका, यहां पे बोल लीजिएगा बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रैगमेंटेशन करने का मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी
दो या दो से अधिक पार्ट में टूट गया, इसको क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन करने का मतलब क्या होता है? बॉडी के लॉस्ट पार्ट का गेन करना या बॉडी के लॉस्ट पार्ट से इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रीजनरेशन। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर आता है बच्चे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करने का मतलब मैं आपको समझाया था कि आपके बॉडी में जो कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, सारे रिएक्शन को एक साथ मिला के हम लोग बोल देंगे क्या? मेटाबॉलिज्म। सो द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटाबॉलिज्म। हो सकता है ये फॉर्मेशन वाला प्रोसेस हो तो इसको नाम देंगे एनाबॉलिज्म, और ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस हो तो हम लोग क्या नाम देंगे? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को एक साथ मिला के बोल लेंगे क्या? मेटाबॉलिज्म। अगर एनाबॉलिज्म की बात किए तो फॉर्मेशन का प्रोसेस, और अगर कैटाबॉलिज्म की बात किए तो आप क्या बोल लीजिएगा? ब्रेकडाउन का प्रोसेस, ब्रेकडाउन का प्रोसेस। सो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे बच्चे, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस में बन रहा है या कोई भी सब्सटेंस को बनाने का प्रोसेस, चाहे प्रोटीन हो जाए, चाहे फैट हो जाए, चाहे लिपिड हो जाए, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो जाए, कहने का मतलब प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस। सो अगर कोई भी प्रोसेस बनाने वाला है तो एनाबॉलिक प्रोसेस, और ब्रेकडाउन का प्रोसेस है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। सर लाइव प्रोसेस में बता सकते हैं कौन सा एनाबॉलिक होगा, कौन सा मेटाबॉलिक होगा? तो बच्चे अब बात कर लीजिए फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। और अगर बात कर लीजिएगा रिस्पिरेशन की, तो रिस्पिरेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? रिस्पिरेशन वाले प्रोसेस में यहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या बोल लीजिएगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटाबॉलिक प्रोसेस। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे। सो द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इन विट्रो इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अगर मान लीजिए हम बॉडी के बाहर में लिविंग जैसा कुछ रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम लोग इन विट्रो रिएक्शन, और बॉडी के अंदर यही रिएक्शन होता है तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं बच्चे इन वीवो, है ना? इन वीवो। बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा? इन वीवो। और आउटसाइड द बॉडी हो रहा है ना? देख लीजिएगा परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। कहने का मतलब क्या बच्चे? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा? इन विट्रो। छोड़िए, आप ऐसे समझिए, जब एक का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर किया गया तो इसको क्या बोल लीजिएगा? इन वीवो। उसी एक को बाहर एक टेस्ट ट्यूब में बॉडी के जैसा इंवायरमेंट प्रोवाइड करके अगर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तो ये जो रिएक्शन हो रहा था बॉडी के बाहर में एक टेस्ट ट्यूब में, उस रिएक्शन को हम नाम क्या दे रहे थे? लिविंग रिएक्शन। बट इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शन बट इट इज नॉट कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। These isolated reaction cannot be regarded as living things. इस रिएक्शन को हम लोग लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, बट दे आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन बिकॉज दे आर सिमिलर टू द रिएक्शन परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी। ये लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स कहलाएगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले कैरेक्टर पे आते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं 3 कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ने को मिला था बच्चे, सबसे पहला कैरेक्टर था हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ हो गया हमारे पास पहला कैरेक्टर। ग्रोथ कहने का मतलब क्या था बच्चे? इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम, टुगेदर दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोथ। ग्रोथ वाज नॉट अ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड था हमारे पास बच्चे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं था बच्चे? क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में तो होता है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दीज टू प्रॉपर्टी वे आर नॉट अ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरे प्रॉपर्टी की बात की बच्चे, तो तीसरे प्रॉपर्टी में बोल लीजिएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपके बॉडी में जो कुछ भी रिएक्शन हो रहा है सबको एक साथ मिला के बोल दिए थे मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सब में लिविंग रिएक्शन कुछ ना कुछ रिएक्शन होता रहता है। कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म कुछ ना कुछ होता रहता है। कैटाबोलिक प्रोसेस बोल सकते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस बोल सकते हैं, ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ चलता रह रहा है, हर हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होता रह रहा है। इसीलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म को डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप बॉडी के बाहर रख दीजिए ना, कोई केमिकल सब्सटेंस को रख दीजिए, हर हमेशा रिएक्शन नहीं करता रहेगा। सर्टेन टाइम के बाद जो कुछ उसकी रिएक्टिविटी होगी खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन खुद से नहीं करेगा। हमारे बॉडी में ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। आपको कभी बाहर से कोई केमिकल लाके देना पड़ता है क्या? नहीं, बॉडी खुद से लगातार अपने जरूरत के हिसाब से करता रहता है। आपको करना क्या? बस खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेना है, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, उससे प्रोटीन का सिंथेसिस करना, उससे न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करना, फैट का सिंथेसिस करना, फैट को तोड़ना, लिपिड को तोड़ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना, सब काम वो खुद से करता रहता है। इस तरह का सिस्टम बॉडी के बाहर में नहीं हो सकता। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दो ही क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही था बच्चे। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, क्या कोई ऐसा एक्टिविटी है, कोई ऐसा प्रोसेस है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देंगे डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे बच्चे, तो यहां पे आ गया हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। और चौथे प्रॉपर्टी की बात करते बच्चे, तो हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल थ्योरी में हमको पढ़ने को मिलेगा बच्चे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब सेल के बने हुए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर है, चाहे वो यूकैरियोटिक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक, सब का सब सेल का बना हुआ है। एक लाइन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बच्चे, विदाउट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वी कांट इमेजिन अबाउट द लाइफ। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता क्या है सेल का? जैसे अगर मैं सेल की बात कर लूं तो सेल के सबसे बाहर वाले पार्ट में सेल बाउंड्री आ जाएगा और बीच में यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा और यहाँ पे सेंटर में क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। इन तीनों कंपोनेंट को एक साथ मिला दूं तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर वायरसेस की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो साइटोप्लाज्म वायरसेस में नहीं है और इसीलिए तो सेल के बाहर में उसको क्या, होस्ट सेल के बाहर में क्या बोल देते हैं? नॉन लिविंग। विदाउट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, बाउंड्री हटा दीजिए, सेल मर गया। साइटोप्लाज्म हटा दीजिए, सेल डेथ। न्यूक्लियस हटा दीजिए, सेल डेथ। सर न्यूक्लियस सेल डेथ हो जाएगा। आरबीसी क्या है? जिंदा या मरा हुआ? भाई उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। था पहले न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट कर गया। मैच्योर आरबीसी की बात करते हैं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की बात करते हैं, न्यूक्लियस वहां पे एब्सेंट होता है, फिर भी वो जिंदा है। सेल्फ रेप्लिकेशन का कैपेसिटी नहीं है। अब इसका फॉर्मेशन करेगा कौन? बोन मैरो जाके करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। तो हम बात कर रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किसके बने हुए? सेल के बने हुए। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिना सेल का लाइफ के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे बच्चे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सब किसके बने हुए? सेल के बने हुए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड unicellular organism are capable of independent existence and performing essential function of the life। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, खुद के लिए वो सारा काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर वायरसेस की बात कीजिए ना तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं गया ना तो तब तक उसका काम नहीं चलता है। एक घर ढूंढता रहता है,
होस्ट सेल उसके लिए घर का काम करता है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वायरस का नहीं है, सेल का जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सबका, या प्रोकैरियोटिक सेल है सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो हम बात कर रहे थे कि अगर सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, साइटोप्लाज्म नहीं देखने को मिला, न्यूक्लियस नहीं देखने को मिला, सेल बाउंड्री नहीं देखने को मिला, तो अगर सेल बाउंड्री नहीं देखने को मिल रहा है तो यहां पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ये नहीं कहलाएगा। हेंस सेल इज द फंडामेंटल सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। इन दिस वे द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज proved to be the defining property of the living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिएगा, सब में सेल तो है ही है। और क्या बिना सेल के हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं? नहीं। तो दो क्वेश्चन था हमारे पास। क्या क्वेश्चन था? लिविंग ये वैसा प्रॉपर्टी जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलना चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है और सिर्फ लिविंग में मिलना चाहिए, तो सेल सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही मिल रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा? डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अगला टर्म आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियसनेस होता क्या है। थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा था। आप मॉर्निंग टाइम में सोए रहते हैं, मम्मी जगाने की कोशिश करती है और एक चाटा लगा के जाती है, सोए हुए सेंस नहीं था आपको, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सपने में कोई पीट के गया है। आंखें खुलती है तो सामने में एक बड़ा सा जानवर देखने को मिलता है ना। आप शायद उसको पता नहीं किस नाम से बोलते हैं। अब आप सो रहे थे, उस समय भी आपको सिग्नल मिला कि कोई तो पीटा है और आपकी नींद टूट जाती है, आंखें खुल जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पे आप कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं कि आपके बॉडी पे जो डैमेज हुआ, आप पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया, उस प्रेशर को आप सेंस कर रहे थे और सेंस करने के बाद फिर आप उसके रिगार्ड में एक्टिविटी शो करेंगे, उसके हिसाब से एक्टिविटी शो करेंगे ना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्शियसनेस। आपको ठंड लगती है, बहुत जोर से ठंड लगती है, आपका बॉडी सीवियर करने लगता है, सीवियरिंग स्टार्ट हो जाती है। करने का मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है और उस वाइब्रेशन के थ्रू आपका बॉडी वार्म अप करने की कोशिश करता है। गर्मी लगता है, आप पैंटिंग करना शुरू कर लेते हैं। सो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे पांचवें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की, तो अगला कैरेक्टर है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, कॉन्शियसनेस करने का मतलब एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट और इसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, जब आपको ठंड लगने लगती है, आपका बॉडी कांपना शुरू हो जाता है, आपका बॉडी वार्म अप करने की कोशिश करता है। आपको जब गर्मी लगने लगती है, आपका बॉडी खुद से स्वेटिंग करना शुरू हो जाता है और स्वेटिंग के बाद देखिएगा क्या ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी बाहर वाटर निकाल चुका है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या होता है? कूल डाउन हो जाता है। तो एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, this is called as what? Consciousness। now so consciousness करने का मतलब ability to sense the surrounding environment and respond to these environmental stimuli is called as what? Consciousness। जो कुछ भी environment में change हुआ था, उस environment के हिसाब से check on करना, उसके हिसाब से respond करना, this is called as what? Consciousness। जैसे एक एग्जांपल और मैं बता रहा था आपको। सुबह में सोए रहते हैं, मम्मी आके जगाती है और जगाती है तो चाटा देके जाती है, चाटा देके जाती है तो प्रेशर बढ़ा था, पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे प्रेशर बढ़ गया। उस प्रेशर को आपका बॉडी सेंस करता है और सिग्नल भेजता है, भाई कोई पीट रहा है, जल्दी से जग जाओ, नहीं तो और भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो सिग्नल मिलता है, जैसे ही सिग्नल मिला आपका बॉडी, आंखें खुल गई, आंखें खुलती है, अचानक से हम उठ के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी चाहता है जितना डैमेज हो चुका है सो हो चुका है, अब आगे डैमेज करने नहीं दो। ठीक है, तो जो चेंज हुआ था एनवायरनमेंट में, उस एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड किया, उठो जगो और भागो, वरना और बॉडी का डैमेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द
प्रोकैरियोटिक टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक करने का मतलब क्या बच्चे? प्रो करने का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोन करने का मतलब न्यूक्लियस। अगर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं है ना, इसको बोल लीजिएगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो आप क्या बोल लीजिएगा? प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या था बच्चे? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे एब्सेंट। और अगर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक करने का मतलब पहले तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था यूनिसेलुलर था, फिर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होता चला गया सिस्टम, है ना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो कॉन्शियसनेस टू एनवायरमेंटल कॉज, सॉरी एनवायरमेंटल क्यूज। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे? जितने भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहे थे उस एनवायरमेंट के चेंज को सेंस करता है हमारा बॉडी, और सेंस करने के बाद उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। आगे चलते हैं। प्लांट ऑल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर। सर प्लांट भी सेंस करता है क्या? जी हाँ बच्चे, सेंस करता है। आप देखे होंगे जैसे विंडो के पास कोई प्लांट को रख दिए तो उसका ग्रोथ बाहर की ओर होता है, जिधर से लाइट आ रहा है ना उधर की ओर ग्रोथ होता है। करने का मतलब लाइट को सेंस कर रहा है और लाइट की तरफ ये बढ़ रहा है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट इज ऑल्सो सेंसिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस ना। सो एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस कर रहा है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, है ना। ये प्लांट भी लाइट को सेंस कर रहा है, टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, दूसरे पॉल्यूटेंट को सेंस कर रहा है। कहने का मतलब प्लांट भी सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? जी हाँ बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करता है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मॉस्किटो की बात करता हूं। तो मॉस्किटो में देखिए ना, पहले छोटी सी कोई चीज भी जला देते थे, धुआं कर देते थे तो वो मॉस्किटो भाग जाता था, मर जाता था। उसके बाद गुड नाइट और पता नहीं कई तरह के केमिकल आते जा रहे हैं, और आज का मच्छर बड़ा ढीठ हो गया है। कितना भी कुछ जला लेते भागता है क्या? थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है, बैठ जाता है दुबक के, आपको लगता है वो मर गया, मरा नहीं है, जिंदा है वो। जैसे ही आप गुड नाइट बंद कीजिए उठ के भाग जाता है। तो उसके बॉडी में भी चेंज आया, क्योंकि आप उसको मारने की कोशिश किए, वो इंफॉर्मेशन पास किया इंसान बहुत हैवान है, अपनी जान बचाओ, अपने में बदलाव लाओ, तभी तुम बच सकते हैं, तुम्हारा रेस बच सकता है, वरना तुम खत्म हो जाओगे। तो एनवायरमेंट में चेंज को वो पहचान लिया, ह्यूमन को वो पहचान लिया कि ह्यूमन बहुत बेकार है, किसी को भी मार देगा। तो वो अपने आप में चेंज ले आया और चेंज लाके जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन करना शुरू किया। एनवायरमेंट को सेंस किया, उसके बाद है ना चेंज लाएगा बच्चे। तो एनवायरमेंट को सेंस करके वो भी रिस्पॉन्ड करता है। छोड़िए सर, बैक्टीरिया सेंस करता है? जी हाँ। पहले कभी हम बीमार हुआ करते थे, छोटा सा एंटीबायोटिक मिलता था, एंटीबायोटिक को खा के ठीक हो जाते थे। अब वो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुका है, अब बार बार एंटीबायोटिक यूज करते हैं और कंप्लीट डोज नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी का पैथोजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की बहुत अच्छी खासियत होती है, वो डॉक्टर बनने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्लास 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, पास आउट के बच्चों को लगता है मैं तो आधा डॉक्टर बन चुका हूं। तबियत खराब होती है अपनी या किसी भी फैमिली मेंबर की, तो वो क्या कहते हैं, भाई ये वाला एंटीबायोटिक ले लो, हम पढ़े थे ये एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। तो वो एंटीबायोटिक जाके ले लेते। 5 दिन की एंटीबायोटिक कोर्स थी, लेकिन वो 3 दिन का लिए। क्यों लिए 3 दिन का? मेडिसिन ज्यादा खाना खराब होता है, मेडिसिन हमारे बॉडी पार्ट को डैमेज करता है, तो मेडिसिन कम खाएंगे। इसीलिए 5 दिन का मिला था और 3 दिन के लिए, 5 दिन लेना था, 3 दिन के लिए हम लाए, और 2 दिन खाए मेडिसिन, उसके बाद ठीक लगने लगा, मेडिसिन को हम छोड़ देते, क्योंकि मेडिसिन खाना तो बुरी बात है ना, वो हमारे बॉडी को डैमेज कॉज करता है। अब जो मेडिसिन को खा के इस बार अब ठीक हो गए, अगली बार शायद ठीक हो जाए, उसकी अगली बार शायद ठीक हो जाए, लेकिन उसकी अगली बार अब ठीक नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का पैथोजन क्या हुआ, रेजिस्टेंट बना लिया, एनवायरमेंट को सेंस कर लिया,
बोल देता भाई ये इंसान है, हैवान है, मार पी के खत्म कर देगा, तुम अपने बॉडी में बदलाव लो। बदलाव ले आता है, और बदलाव ले आया, अब उसके बाद एंटीबायोटिक आप खाते रहिए, वो वाला ठीक नहीं होगा। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे ये वाला मेडिसिन खा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर आपको एक दूसरा मेडिसिन देता है, दूसरा एंटीबायोटिक देता है, आप फट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर से आप अगर वही कहानी करेंगे क्या, कि अगर वही एंटीबायोटिक फिर से आप दोबारा 5 दिन के लिए लिखा था, 3 दिन खा लिए जी, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्या होगा, फिर से अगली 2-3 बार में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। सर अगली 2-3 बार करने का मतलब, अब तो आप डॉक्टर से लिखवा के चले आए ना, तो अगली बार बीमार पड़ेंगे तो हम क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही मेडिसिन जाके ले लेंगे, और मेडिसिन जाके ले लिए, 5 दिन की कोर्सेस थे, हम 2 दिन खा पी के खत्म कर लिए, क्योंकि पैसे बर्बाद नहीं करने होते। 2 दिन में खा के ठीक हो गए, लेकिन इस बार तो ठीक हो गए, अगली बार ठीक नहीं हो पाएंगे। क्यों ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चे वो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट आ चुका है, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है, तो वो भी एनवायरनमेंट को सेंस करता है, वो भी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अमीबा की बात कीजिएगा, अमीबा को अगर फ्रेश वाटर में रखिएगा तो उसका कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का साइज छोटा दिखेगा, और अगर इसको मेराइन वाटर में लेके चले जाइए, सलाइन वाटर में लेके चले जाइए, इसका कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। एनवायरनमेंट को सेंस किया, बोले भाई अपने आप को बचाना है तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का साइज बढ़ाना है, और नहीं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना बाहर, पूरा पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाओगे, मर जाओगे। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, कॉन्शियसनेस की ही बात कर रहे थे, सो कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। प्लांट्स परफॉर्म फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन, फोटो पीरियोडिज्म। अब प्लांट के लिए कैसे हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को सेंस करता है, और सेंस करके प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म कहने का मतलब होता है बच्चे, अगर किसी प्लांट को पर्टिकुलर लाइट देते हैं तभी जाके फ्लावरिंग होती है। इसके बेसिस पे हम प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा है हमारे पास एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा है हमारे पास कौन सा, एनडीपी, न्यूट्रल डे लेंथ प्लांट। ठीक है, कहने का मतलब वैसा प्लांट जो लंबा लाइट पीरियड मिले तब जाके फ्लावरिंग करे। लंबा लाइट पीरियड कहने का मतलब गर्मी का दिन की बात कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में लाइट का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए तो इसको क्या बोल लीजिएगा, लॉन्ग डे प्लांट, और कम लाइट चाहिए तो क्या बोल लीजिएगा, शॉर्ट डे प्लांट। तो हम लोग बच्चे बात कर रहे थे लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट करने का मतलब वैसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग के लिए लाइट ज्यादा चाहिए, वैसा प्लांट जो लंबे दिनों में फ्लावरिंग कर सके। कहने का मतलब समर टाइम में डे लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अगर समर टाइम में फ्लावरिंग करे तो हम इसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग डे प्लांट। वैसा प्लांट जो विंटर सीजन में जाके फ्लावरिंग करे तो डे लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसको बोल लीजिएगा शॉर्ट डे प्लांट। ये सारी चीजें बच्चे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास 11th का चैप्टर है, उसी में हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा था, क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म और कैसे प्लांट सेंस करता है। तो प्लांट सेंस कर रहा था लंबे दिनों को, कहने का मतलब डे लेंथ जब ज्यादा हो जाए तब जाके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। कहने का मतलब सीधा सीधा था बच्चे कि प्लांट भी लाइट को सेंस करता है। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, सम एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन पर्टिकुलर सीजन ओनली। कहने का मतलब क्या था बच्चे कि कुछ प्लांट एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। डॉग की बात कर लीजिएगा तो रेनी सीजन का एंड टाइम है ना, रेनी सीजन में डॉग में ब्रीडिंग होती है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग कर रहा है। कहने का मतलब वो भी सेंस कर रहा होगा एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद ही वहां पे क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आती है ना। कहने का मतलब वहां पे रिप्रोडक्टिव साइकिल चलना शुरू होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ह्यूमन बींग्स को देखिएगा, ह्यूमन बींग्स अपने हर एक्टिविटी के लिए कॉन्शियस है।
काला दिख रहा है या गोरा दिख रहा है, हाइट छोटा है या बड़ा है, उसका फेस अच्छा दिख रहा है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज ओवर कॉन्शियस। इसको क्या बोल देते हैं? ओवर कॉन्शियस। सो व्हाट अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस? अपने बारे में इसको चिंता है, अपने बारे में इसको चिंता है, हम अच्छा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, हम बीमार पड़ गए तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ कॉन्शियस। when human beings is sorry when human is concerned, a very high level of consciousness is found in human because our very well developed nervous system। हमारे पास नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, कोरडाटा की बात कर लेते हैं। कोरडाटा में सबसे ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम किसका है? ह्यूमन बींग्स का। और ह्यूमन बींग्स क्या है? ये बोल देते इसको सेल्फ कॉन्शियस होता है। एंड सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल टू कम्युनिकेट विच इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ कॉन्शियस। हमारे पास कम्युनिकेशन का स्किल बहुत हाई डेवलप्ड है। बर्ड्स में भी, एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, वेल स्किल्ड है, तो इसको हम लोग क्या टर्म दे देते हैं? सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस इज थॉट टू बी प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स। सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में से प्रेजेंट है बच्चे? ह्यूमन बींग्स में ही प्रेजेंट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अब हमारे मन में जो पहले सवाल चल रहा था कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिटरमाइन करने के लिए क्या कुछ हम लोग कैरेक्टर ले, तो पहले के ऑर्गेनिज्म तो क्या करते थे? पहले के ऑर्गेनिज्म बस एक कैरेक्टर को यूज करते थे। क्या कैरेक्टर यूज करते थे? बस कैरेक्टर यूज करते थे कि ये ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है तो लिविंग, और नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग। अब अगला टर्म हमारे पास आता है कि जब हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग के पास तीन प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बच्चे। तो पहले प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके बाद फिर आ जाइएगा दूसरे पार्ट में, क्या बोल लीजिएगा? दूसरे पार्ट में आप बोल सकते हैं, यहां पे आ जाइएगा तो कॉन्शियसनेस। तीसरे पार्ट में आ जाइएगा बच्चे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, कॉन्शियस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लिविंग। मेन तीन प्रॉपर्टी है बच्चे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, द ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, अपने बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हु इज सपोर्टेड बाई मशीन which replace the heart and lungs also has consciousness, है ना? एक पर्टिकुलर मशीन के द्वारा हार्ट के लिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम दे चुके हैं, लंग्स के लिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम दे चुके हैं, और कॉन्शियसनेस भी है ना? सो इट इज लिविंग बट इट डज नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब मान लीजिए कि जो मशीन था वो खुद से काम कर रहा था, और ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इसमें डिटरमाइन करना हम लोग को बच्चे मुश्किल हो जाता है, मैं इसको लिविंग बोलूं या नॉन लिविंग बोलूं। सो इट इज लिविंग बट डज नॉट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज इट हैज लॉस्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट। हमारा बॉडी जो है ना बच्चे, हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे पहले ब्रेन में सिग्नल चल रहा था और तुरंत ही हमारे बॉडी पार्ट में आता है, बॉडी पार्ट तुरंत ही उसको एक्शन करके दिखाता है। तो आप बोल सकते हैं एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन कितना हाई है। अगर ये कोऑर्डिनेशन टूट जाए तो क्या हमारा बॉडी पार्ट काम कर पाएगा? नहीं टूट कर पाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। पैरालाइज्ड हो गया तो हम उसको लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले, इस समय अब कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बच्चे। तो कुछ जगह पे जाके ये बातें रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे हमको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होना शुरू हो जाए। ठीक है बच्चे, तो ये मैं आपको बता दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म में
लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कुछ मेन कैरेक्टर है, 5 मेन कैरेक्टर बताया। सबसे पहला बच्चे ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, और तीसरा आपके पास आ गया आपके पास मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और 5वें पार्ट पे आ गया बच्चे कॉन्शियसनेस। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी बच्चे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं बच्चे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब सेल किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं बच्चे, सबसे पहले हमारे पास है सेल। एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो क्या बोल लीजिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा सेल एग्रीगेट हो गया तो क्या बोल लीजिएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा टिश्यू एग्रीगेट हो गया तो क्या बोल लीजिएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा ऑर्गन एग्रीगेट हो गया तो क्या बोल लीजिएगा, ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं बच्चे तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो बहुत सारा सिस्टम है। और एक ऑर्गन सिस्टम की बात कर लो बच्चे, कई सारे ऑर्गन है। छोड़िए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ह्यूमन बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम था, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिएगा बच्चे, कई सारे ऑर्गन है। कई सारे ऑर्गन किस रूप में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले माउथ की बात कर लीजिए, टंग की बात कर लीजिए, सैलिवरी ग्लैंड की बात कर लीजिए, स्टमक की बात कर लीजिए, ओसोफेगस की बात कर लीजिए, इंटेस्टाइन की बात कर लीजिए, पैनक्रियाज की बात कर लीजिए, लीवर, गॉल ब्लैडर की बात कर लीजिए। तो एक ऑर्गन सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन थे, उस ऑर्गन को मैं काट के देखता हूं बच्चे, मस्कुलर सेल दिख रहा है, कुछ गॉबलेट सेल दिख रहा है, कुछ सेक्रेटिंग सेल दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे कई सारे सेल, कई सारे टिश्यू, कई सारे ऑर्गन सिस्टम। दैट इज अबाउट द organismic level of organization. So properties of tissue are not present, property of tissues are not present in constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. अब कौन सा टिश्यू क्या काम करेगा ये डिटरमाइन होता है बच्चे उसके आसपास वाले सेल। पहले तो सब जाइगोट ही था ना, एक ही सेल से तो सब एराइज हुआ है, सबका फंक्शन सेम होना चाहिए। तो कोई सेल चला जाता हार्ट बनाने के लिए, कोई नर्वस सिस्टम, कोई पैनक्रियाज, कोई हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट। ये डिटरमाइंड कैसे होता है बच्चे, उस सेल के पास में कैसा सिग्नल गया है, उस सेल का एनवायरनमेंट किस तरह का है, इसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि वो कौन सा ऑर्गन, कौन सा टिश्यू, कौन से सेल का फॉर्मेशन करेगा। सो सिमिलरली properties of the cellular or organelles are not present in molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecular component comprising the organelles। एक सेल की बात करता हूं बहुत बच्चे तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं और सारे ऑर्गेनल्स लगभग सेम कंपोनेंट से बने, कंपोजिशन अलग अलग है, कंपोनेंट तो सब सेम है। तो क्या सारे सेल ऑर्गेनल्स का काम सेम होगा? जी नहीं, सबका अलग अलग है। अब उसको क्या सिग्नल मिला, उसके पास कैसा एनवायरनमेंट है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या काम परफॉर्म करेगा। दैट इज अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे बात समझ में आई होगी कि जितने भी बायोमोलिक्यूल है सब अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। वो इसके पीछे वजह क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या रहा होगा, उसको किस तरह का कोऑर्डिनेशन मिला होगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। So all the living phenomenon are due to underlying interaction between the different component of an individual or organ or tissue or cell। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कीजिएगा, उसका अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सेल इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके टिश्यू इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बोल दूं डाइजेशन, तो डाइजेशन में सिर्फ एक ही काम होगा, क्या? तोड़ा भी जा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है, कुछ एसिमिलेट भी किया जा रहा है। तो हर सेल का अलग अलग काम होगा, वो डिपेंड करता है उसको क्या काम सौंपा गया। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, कहने का मतलब अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। इवॉल्विंग करने का मतलब लगातार इसमें चेंजेस होता जा रहा है,
नए स्पीसीज के रूप में इवॉल्व हो रहा है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ये खुद से अपने आप को मेंटेन कर सकता है, जो चीजें बिगड़ गई उसको फिर से बना सकता है, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, कॉन्शियसनेस भी शो करता है, एनवायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हुआ था उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज अबाउट द कॉन्शियसनेस। एडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टर्म आता है बच्चे हमारे पास एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कहने का मतलब क्या, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ था, उस चेंज के हिसाब से अपने बॉडी को एडेप्ट करना। जैसे डिजर्ट एरिया में कलरट्रोपिस प्लांट खूब सारा ग्रो करते हैं बच्चे, तो डिजर्ट एरिया में कोई प्लांट नहीं रहता है, हरा हरा भरा देख के कोई भी एनिमल्स उसके पास चला जाएगा, तो अपने बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल का सिंथेसिस कर लिया जिसका टेस्ट कैसा है, बिटर, कड़वा टेस्ट है, कोई एनिमल्स खाएगा अच्छा नहीं लगेगा, उसको खा ही नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एडेप्टेशन। कोई प्लांट है डिजर्ट एरिया में ग्रो कर रहा है तो उससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा, लिप का साइज ही रिड्यूस कर देता है या लिप को पूरी तरह से गिरा देता है, क्या बोल लीजिएगा, एडेप्टेशन। होम्योस्टेसिस करने का मतलब क्या, अपने बॉडी के पीएच को मेंटेन करना, अपने बॉडी के ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जैसे आप काम करते हैं, आपका बॉडी वार्म अप हो जाता है, और जैसे ही वार्म अप होता है बोलता है भैया तुरंत पसीना निकालो और उसको तुरंत ठंडा करो वरना मशीन खराब हो जाएगा, एंजाइम डिग्रेड कर जाएगा। दैट इज अबाउट द होम्योस्टेसिस। अगर आप ज्यादा सॉल्ट खा लेते भाई तुरंत स्वेट का ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, उस स्वेट में है क्या, वाटर एज वेल एज मिनरल्स, बोल सकते हैं सॉल्ट। तो जब भी चीजें आप एक्सेस में लेते हैं या कम पड़ता है, आप पानी कम पीजिए, यूरिनेशन कम होगा, स्वेटिंग कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, होम्योस्टेसिस। बॉडी को एक कंडीशन में मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, दैट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, होम्योस्टेसिस।